एज डिटर्मिनेशन अंडर पोक्सो एक्ट। आजकल पोक्सो एक्ट के प्रोसिक्यूशंस बहुत अधिक सामने आ रहे हैं। जहां देखो कोई ना कोई नौजवान और कई केसेस में तो प्रौढ़ भी इन केसेस में फंसे नजर आते हैं। कानूनों को बहुत तिरछा बना दिया गया है और प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई इन केसेस का कोई भी तोड़ नजर नहीं आता है। पोक्सो एक्ट के दो प्रावधान खासतौर से आरोपी युवकों के लिए अधिक उपद्रव करते नजर आते हैं। पहला तो है सेक्शन 2930 ऑफ द पोक्सो एक्ट में एक रिवर्स प्रिजम्पशन बना दी गई है जो आरोपी को गुनाहगार मानकर केस की शुरुआत करती है। यह बहुत उल्टा काम है। यह न्याय के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत काम किया गया है। न्याय सिद्धांत के अनुसार जब तक साबित न हो जाए आरोपी को निर्दोष माना जाता है, पर यहाँ जब तक बरी न हो जाए आरोपी को दोषी माना जाता है। पोक्सो एक्ट का दूसरा प्रावधान है जो आरोपियों को परेशान करता है, वह है प्रोसिक्यूट्रिक्स की उम्र के निर्धारण से कैसे पार पाया जाए। प्रोसिक्यूट्रिक्स की आयु का निर्धारण अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। अलग अलग एजेंसियां, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके को अपनाया जा रहा है और आरोपी प्राय कंफ्यूज हुए पाए जाते हैं। कई एडवोकेट्स को भी इसमें बड़ी मुश्किलों का सामना आता है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोसिक्यूट्रिक्स की उम्र को पोक्सो एक्ट के तहत कैसे सही निर्धारित किया जाता है। पोक्सो एक्ट के प्रोसिक्यूशन में आयु का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण काम है और यह सेक्शन 34 ऑफ द पोक्सो एक्ट यानी कि पोक्सो एक्ट के सेक्शन 34 में किया जाता है। इस एक्ट के तहत कोई व्यक्ति चाइल्ड है, बालक है या नहीं है, इस बात को निर्धारित करने का अधिकार स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट को दिया गया है। साथ ही यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि आयु का निर्धारण जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के अनुसार किया जाएगा। पोक्सो एक्ट वर्ष 2012 में बना था और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वर्ष 2000 में बना था, लेकिन बाद में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वर्ष 2015 में संशोधित किया गया था और इसका नया रूप हमारे सामने आया था। इस वर्ष 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के दोबारा नए रूप में आने के कारण पोक्सो एक्ट केसेस की दो कैटेगरीज बन गई हैं। वे जो वर्ष 2015 से पहले रजिस्टर हुए थे और वे जो वर्ष 2015 के बाद रजिस्टर हुए हैं। पहले हम उन केसेस को देखते हैं जो 2015 से पहले के हैं और जिनमें उम्र का निर्धारण जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत किया जाना है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में सेक्शन 68 पार्ट 1 यानी कि 68(1) के अंतर्गत रूल्स बनाए गए हैं जिनसे आयु का निर्धारण किया जाता है। ये रूल्स 2007 कहलाते हैं। इन रूल्स को देखने पर उनमें रूल संख्या 12 और उसका सब रूल 3 और 7 ये उम्र को निर्धारित करने की विधि बताते हैं। सन 2000 में एक केस आया था स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अनूप सिंह। ये क्रिमिनल अपील नंबर 442 ऑफ 2010 था। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने कहा कि बालक की उम्र का निर्धारण रूल्स 2007 मेड अंडर जेजे एक्ट 2000 के तहत ही किया जाना चाहिए। उसके बाद 2013 में एक दूसरा केस आया था, आप ये सब स्क्रीन पे देख पा सकते हैं, महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल 12 सब रूल 3 की विवेचना की थी, उसका अर्थ बताया था और यह भी बताया था कि उम्र निर्धारित करने का सही तरीका इस प्रकार है कि पहली प्राथमिकता मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट जो भी दूसरे सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल या जो भी उस राज्य में उसको कहा जाता है उसके मुताबिक तय की जाएगी। दूसरा क्रम इस मानकों में आता था डेट ऑफ बर्थ इन द रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट स्कूल। स्कूल पहला होना चाहिए। जिस पहले स्कूल में बालक की जो उम्र दर्ज करवाई गई थी वह उसके जन्म तिथि निर्धारण में या उसकी आयु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यदि ये दोनों ही रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है तो पंचायत या म्युनिसिपल काउंसिल ने जो सर्टिफिकेट जारी किया था उसके जन्म के समय उसके आधार पर उम्र का निर्धारण किया जाएगा और यदि ये कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो तब मेडिकल टेस्ट किया जाएगा जिसे हम ऑसिफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं। वर्ष 2013 में ही जुलाई माह में जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस आया था। साइटेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जो आज तक भी कोर्ट में नजीर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उम्र निर्धारण के समय यह अंतर नहीं किया जाना चाहिए
कि बालक डेलिंक्वेंट है, इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है या पीड़ित है, सभी रूपों में उसकी आयु के लिए जो विधि दी गई है वह समान रूप से अपनाई जानी चाहिए और इसके लिए सेक्शन 68 ऑफ जेजे एक्ट 2000 रेड विद रूल 12 ऑफ रूल 2007 का ही सहारा कानूनी रूप से लिया जाना चाहिए। उन्होंने स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अनूप सिंह क्रिमिनल अपील नंबर 442 ऑफ 2010 को भी सही ठहराया था। तो यह स्थिति कानून की पुराने कानून में थी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के बाद पैदा हुई थी और बाद तक चलती रही। इसके बाद सन 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 आ गया। इस नए एक्ट में कुछ परिवर्तन किए गए थे और इन परिवर्तनों को बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए क्योंकि आजकल वर्तमान में यही परिवर्तन लागू है नया। तो इसमें हमें देखना है कि आजकल कैसे आयु का निर्धारण होता है और पुराने एक्ट के मुकाबले इसमें क्या परिवर्तन किया गया है। तो पुराने एक्ट में जो रूल 12 हुआ करता था रूल्स 2007 के तहत, उसको अब नए एक्ट में सेक्शन 94 बना दिया गया है। पहले उसे एक छोटा सा रूल होता था, अब उसे बड़ा सेक्शन बना दिया गया है, कंप्लीट सेक्शन हो गया है। यानी कि उम्र निर्धारण को अब अधिक मजबूत बना दिया गया है। दूसरा परिवर्तन यह है कि अब उम्र निर्धारण की विधि तय कर दी गई है, एक प्रोसीजर बना दिया गया है। और सभी विद्वान जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि भारत में प्रोसीजर का अपना महत्व है। प्रोसीजर की मान्यता को आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको रक्षित किया गया है। यदि कोई भी प्रोसीजर को फॉलो ना किया जाए, उसका वॉयलेशन किया जाए, तो वॉयलेशन ऑफ प्रोसीजर के लिए आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को मूव किया जा सकता है, वहां जाकर अपने अधिकारों की रक्षा करवाई जा सकती है। तो इससे आरोपी को कुछ लाभ हुआ है। तीसरा परिवर्तन यह हुआ कि अब सेक्शन 94 ऑफ जेजे एक्ट 2015 के तहत एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट पैदा हो गई है। जो भी इसमें कोर्ट के द्वारा किया जाएगा वह एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होगी, वह कोई अंतिम बात नहीं है। और कानून में यह बहुत प्रचलित बात है कि सभी प्रिजम्पशंस रिबटेबल होती हैं। यानी कि अगर इसे आपकी साधारण भाषा में बताऊं तो सभी पूर्व अवधारणाओं को तथ्यात्मक सबूत के द्वारा गलत सिद्ध किया जा सकता है। यदि कोर्ट या जेजे बोर्ड यह बताते हैं कि इस बालक की इतनी उम्र है और आप मानते हैं कि यह गलत है, तो उसे आगे और अधिक एविडेंस लाकर गलत साबित किया जा सकता है, लेकिन यह आपको खुद करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आरोपी किसी सबूत के द्वारा यह दिखा सके कि सेक्शन 94 ऑफ जीजे एक्ट 2015 में अपनाई गई सामग्री जेन्युइन और ऑथेंटिक नहीं है, क्रेडिबल नहीं है, तो इसका लाभ उसे मिल सकता है। सेक्शन 94 सब सेक्शन 2 ऑफ जेजे एक्ट 2015 के अंतर्गत यह बताया गया है कि किन किन आधार पर किसी बालक की उम्र का निर्धारण किया जाएगा। इसके अनुसार बालक की उम्र के निर्धारण में इन मानकों का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले हमने देखा था कि पुराने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो 2000 का था उसमें किन किन मानकों का ध्यान रखा गया था। अब हम देखते हैं कि 2015 के एक्ट के तहत किन किन मानकों का ध्यान रखा जाता है। पहला मानक, पहली प्राथमिकता स्कूल सर्टिफिकेट में लिखे हुए जन्म तिथि को दी जाएगी। हमें याद होगा कि एक्ट 2000 के तहत पहले स्कूल को सबसे पहले इसमें एडमिशन लिया गया था, उसके सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाती थी और वह दूसरे क्रम में आता था। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि नए एक्ट के तहत कोई भी स्कूल हो, वो पहला हो, बाद का हो, तीसरा हो, पांचवा हो, जिस भी स्कूल में आयु की तिथि दी गई है उस सर्टिफिकेट के आधार पर उस बालक की आयु का निर्धारण किया जाएगा। दूसरा सोपान क्रम आता है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो या इक्विवेलेंट हो, आपने ध्यान दिया होगा पुराने जेजे एक्ट 2000 के तहत पहला क्रम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का आता था और दूसरा क्रम स्कूल सर्टिफिकेट का आता था। लेकिन अब नए एक्ट में यह क्रम बदल दिया गया है, स्कूल सर्टिफिकेट को पहले स्थान पर रखा गया है और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को या उसके किसी समकक्ष सर्टिफिकेट को दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीसरा स्थान अपरिवर्तित है। पंचायत या म्युनिसिपल काउंसिल के सर्टिफिकेट को तीसरा स्थान दिया गया है और यदि ये तीनों ही उसके पास नहीं है तो जैसा पिछले एक्ट में हुआ करता था वह मेडिकल टेस्ट के द्वारा उसकी आयु के निर्धारण का प्रयास किया जाएगा। इन मानकों में पिछले एक्ट के मुकाबले बदलाव किया गया है।
हालांकि ये मैंने बताया, लेकिन एक बार इसको दोबारा क्लियर कर देता हूं कि अब पहली प्राथमिकता स्कूल सर्टिफिकेट को दी गई है। पुराने कानून में स्कूल सर्टिफिकेट को दूसरे पायदान पर रखा गया था, लेकिन इस नए कानून में यह पहले पायदान पर आ गया है। पुराने कानून में केवल पहले स्कूल के रिकॉर्ड को मान्यता दी गई थी, लेकिन अब किसी भी लेवल के स्कूल सर्टिफिकेट को मान्यता मिल गई है। दूसरे दर्जे की मान्यता मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या उसके समकक्ष किसी अन्य सर्टिफिकेट को दी गई है। पुराने कानून में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट पहले पायदान पर था, अब यह सरक कर थोड़ा नीचे दूसरे पायदान पर आ गया है। यदि स्कूल सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इनमें से कोई भी उपलब्ध ना हो तो पंचायत या म्युनिसिपल काउंसिल सर्टिफिकेट पर विचार करके बालक की उम्र तय की जाएगी, और यदि इन तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तब बालक की आयु का निर्धारण मेडिकल विधि से होगा। उसका बोन एज एक्सरे कराया जाएगा और तब पता चलेगा कि बालक की आयु क्या है। इन सभी बातों को जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऋषि पाल सिंह सोलंकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 18 नवंबर 2021 को एक फैसला दिया है, जिसकी साइटेशन आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जजमेंट में उन्होंने अब तक के सारे कानून को विचार किया। विचार करने के बाद इस जजमेंट के पैरा 29 में कोर्ट ने सारे कानून का निचोड़ प्रस्तुत किया है, और वो अपनी बात को उन्होंने कहने के लिए अलग अलग 10-11 पॉइंट्स बनाए हैं। कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं आपके सामने रखता हूं और आप साथ साथ स्क्रीन पे भी देखते जाएंगे। कि नाबालिग होने का सवाल मुकदमे की किसी भी स्टेज पर उठाया जा सकता है, यहां तक कि फैसला होने के बाद भी यह आधार लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि आयु के गलत निर्धारण की बात है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस सवाल को पहली बार उठाया जा सकता है। कहीं भी किसी भी समय हम अपनी आयु के गलत निर्धारण की बात उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, उम्र के निर्धारण के लिए कोर्ट या जेजे बोर्ड के सामने कहीं भी यह एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इस दूसरे पॉइंट में भी उन्होंने 3 छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट है कि जब यह सवाल कोर्ट के सामने उठाया जाएगा तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 और 3 ऑफ जेजे एक्ट 2015 में ऐसा किया जाएगा। कमेटी या जेजे बोर्ड के सामने यह सवाल उठाया जाएगा तो सेक्शन 94 ऑफ द जेजे एक्ट 2015 में उठाया जा सकता है। दूसरा छोटा पॉइंट उन्होंने बताया कि कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो सेक्शन 94(2) ऑफ द जेजे एक्ट में हुई गवाही के आधार पर बालक की उम्र का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन तीसरा छोटा पॉइंट उन्होंने बताया कि लेकिन जब कोर्ट में पेंडिंग केस के दौरान जेजे बोर्ड के सामने एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो सेक्शन 94 की पूरी प्रक्रिया लागू होगी और संदेह की अवस्था में जेजे बोर्ड को भी एविडेंस लेकर उम्र का निर्धारण करने का अधिकार होगा। तीसरा पॉइंट जो हम पैराग्राफ 29 पढ़ रहे हैं, इसका तीसरा पॉइंट, जब भी उम्र के निर्धारण का सवाल उठाया जाएगा तो उसे साबित करने का दायित्व तो उसी व्यक्ति का होगा जो सवाल उठा रहा है। यदि एक्यूज्ड उठाता है तो एक्यूज्ड इसको साबित करेगा, और यदि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई उठाता है तो प्रोसिक्यूट्रिक्स इसको साबित करेगी। चौथा पॉइंट है, लेकिन उम्र का यह अंतिम सबूत नहीं होगा, इसे विरोधी पक्ष अपने सबूतों से चुनौती दे सकेगा। मान लिया कि प्रोसिक्यूट्रिक्स इसमें बड़ी आयु की है और वह अपने आप को नाबालिग दिखाती है, तो अक्यूज्ड को यह अधिकार होगा, आरोपी को अधिकार होगा कि वह और अधिक सबूत लाकर इस बात को झुठला सके कोर्ट के सामने। पांचवा पॉइंट है, कोर्ट के सामने मुकदमे के दौरान की गई इंक्वायरी और जेजे बोर्ड के द्वारा की गई डिक्लेरेशन बिल्कुल अलग अलग बातें होंगी। कोर्ट तो अपना प्रथम दृष्टया निर्णय सामने रखेगा, जबकि जेजे बोर्ड द्वारा निर्धारण उस बालक की सही उम्र को ही माना जाएगा। उन्होंने कहा अपने छठे पॉइंट में कि ना तो यह वांछनीय है और ना उचित है कि उम्र के निर्धारण का कोई अंतिम फार्मूला तय किया जाए। यह तो रिकॉर्ड पर उपस्थित सामग्री और सबूतों पर निर्भर करेगा, हमेशा हर केस में। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है और अनेक आरोपियों को यह फायदा कर सकती है। सातवें पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयु की गणना के लिए किसी बहुत टेक्निकल तरीके से गणना किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। आठवां पॉइंट, यदि उपलब्ध सबूतों के आधार पर 2 दृष्टिकोण होने की संभावना है, ऐसा लगता है कि एक दृष्टिकोण से आरोपी को
बालिग माना जा सकता है और दूसरे दृष्टिकोण से आरोपी को नाबालिग माना जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे बॉर्डरलाइन केसेस में आरोपी को लाभ दिया जाने वाला दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। 9वां पॉइंट, जब उम्र निर्धारण में स्कूल सर्टिफिकेट आदि का सबूत दिया जाना चाहिए तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 35 का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के मुकाबले अधिक वरीयता देनी चाहिए। सेक्शन 35 एविडेंस एक्ट की इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले पॉइंट में बताया, 10वें पॉइंट में, कि जो भी विश्वसनीय डॉक्यूमेंट्स हो उन पर कोर्ट को अपना निर्णय आधारित करना चाहिए। 11वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट, उन्होंने बताया कि ओसिफिकेशन उम्र निर्धारण का एकमात्र तरीका नहीं माना जा सकता है। ओसिफिकेशन टेस्ट कोई प्रमाणिक सबूत नहीं होता, यह तो एक अनुमान प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा, लेकिन ऐसी अवस्थाओं में जिनमें हमारे पास कोई दूसरा सबूत ना हो तो यह एक सहायक तरीका जरूर हो सकता है, क्योंकि यह अंतिम सत्य नहीं बताता, यह केवल एक अनुमान को दर्शाता है। तो मेरी जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उम्र निर्धारण के कानून की अभी तक की यह लेटेस्ट व्याख्या है। इसने हर एक बात को स्पष्ट कर दिया है। इस जजमेंट को तथा इसके पैरा 29 को हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो नीचे दिए गए लिंक की सहायता से उस जगह जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन भी यहां लिखी गई है, लेकिन यदि फिर भी कठिनाई हो तो आप हमें संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पर कीजिए या हमारी वेबसाइट से जाकर इसको ले लीजिए। हम आपको पीडीएफ के रूप में यह उपलब्ध करवा सकते हैं। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ ना कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स का बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।